बिहार राजनीतिक प्रयोग की भूमि रही है। 1950 की दशक की बात करें या 1950 की ही बात करें तो बिहार पहला राज्य होता है जो जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करता है, लैंड अबोलिशन एक्ट 1950। इसके बाद अगर 1960s के दशक की बात करें तो 1967 में कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उसमें से भी बिहार एक राज्य था जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1970 के दशक की बात करें तो बिहार पहला राज्य था जिसने मुंगेरी लाल कमीशन नामक एक कमेटी का गठन किया, जिसने ओबीसी आरक्षण के लिए सिफारिश दी, और बिहार पहला राज्य है, उन राज्यों में से पहला राज्य है जो ओबीसी को आरक्षण देने की बात करता है। उसके बाद 1980-90 के दशक में मंडल और कमंडल के पॉलिटिक्स, मंडल की प्रयोगशाला के रूप में बिहार जातीय राजनीति के रूप में सबसे आगे बढ़ा, ओबीसी के पॉलिटिक्स के रूप में। इसके बाद ओबीसी की प्रयोगशाला आप कह सकते हैं मंडल 1.0 उस टाइम बोला गया, अब मंडल 2.0 की बात हो रही है। मंडल पॉलिटिक्स में भी बिहार अग्रणी रहा। इसके बाद हम बात करें तो 2006 में जो पंचायती राज का कानून आया, उसमें बिहार पहला राज्य होता है जो महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। उसके बाद बिहार में महिलाओं को रोजगार में आरक्षण देने की बात होती है और उसको लागू भी कर दिया जाता है। रीसेंट घटनाओं को देखें तो बिहार में कास्ट सेंसस कराया गया, जाति सर्वे, कास्ट सर्वे कराया गया, सेंसस नहीं सर्वे कराया गया, कास्ट सर्वे कराया गया, और अब पूरे भारत में कास्ट सेंसस कराने की बात हो रही है। उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के तौर पे इस बार प्रयोग किया है, और पूरे वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की एक बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से रिवाइज करने की बात हुई, और अब बात हो रही है कि पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम करंट कंटेम्प्ररी इश्यूज में आपके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू ऑफ बिहार ये लेकर आए हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपके एग्जाम, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप बीपीएससी एग्जाम देंगे या यूपीएससी एग्जाम देंगे, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इलेक्शन कमीशन के पावर से लेके पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कई सारे जो सिविल सोसाइटी हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अपोजिशन पार्टीज, वो सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंची, और फाइनली अब बहुत हद तक मामला जो है सुलझा हुआ नजर आता है। लेकिन आने वाले दिनों में ही ये समझ में आएगा कि क्या इसके महत्व थे, और पूरे भारतवर्ष में इसको लागू करने की बात हो रही है। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसआईआर है क्या, एसआईआर होता क्या है। तो एसआईआर फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि एसआईआर होता क्या है, पहले ये बता देते हैं हम लोग। किस टाइम बाउंड मैनर में हाउस टू हाउस ऑफ वोटर्स का वेरिफिकेशन एक्सरसाइज करते हैं, और इलेक्टोरल रोल होता है। इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची। मतदाता सूची को पीरियोडिक बेसिस पे रेगुलरली अपडेट करने की बात होती है। रेगुलरली उसको अपडेट किया जाता है। अपडेट करने का तात्पर्य यह है कि उसमें हम लोग नए वोटर्स को जोड़ते हैं। जो लोग 18 वर्ष की आयु को प्राप्त किए हैं, तो नए वोटर्स को आपको जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है या उनका रेजिडेंस आवास बदल चुका है, माइग्रेट कर चुके हैं, तो इन सारे नेम्स को आपको डिलीट करना पड़ेगा। इसको वोटर सैनिटेशन एक्सरसाइज कहते हैं, सैनिटेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल कहते हैं। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा ये कदम है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरफ है, कि सैनिटेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। इसमें वही लोग शामिल हों जो एक्चुअल में मतदाता हों। मतदाता मतदान या वोटिंग की जो राइट्स हैं, सिविल राइट्स में आते हैं, और सिर्फ किसको मिलते हैं? तो भारत के नागरिकों को। गैर नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि कौन वोटर लिस्ट में होंगे। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक आप डेमोक्रेसी या जनतंत्र की बेहतरी की बात आप नहीं सोच सकते कि वही लोग वोट दें जिनको वोट देने का अधिकार है। और इसके साथ ही ये इंश्योर करना कि कोई भी मतदाता, इवन एक सिंगल वोटर जो एलिजिबल है, वो लिस्ट से बाहर ना हो। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट जिसको बोलते हैं, उसका आप वोटिंग राइट्स छिन जाए, मतदान की शक्ति उसकी आप छीन लें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत डेलिकेट तरीके से ये एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, जरूरत है, और समय समय पे होते भी रहना चाहिए, ताकि एक भी मतदाता छूटे नहीं। एक भी वोटर, नॉट इवन अ सिंगल वोटर शुड बी मिस्ड आउट इन दिस एक्सरसाइज।
तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, घर 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 जाके आप लोगों को पता करना कि कौन यहाँ रहता है, कौन कितने सालों से रह रहा है, जो वोटर लिस्ट में है वो यहाँ रह रहा है या माइग्रेट कर गया, उसकी मृत्यु हो गई, नए लोग जो आपके घर में आए हैं तो उन 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिए हैं। तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है जो टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग और रिगरस, काफी पेशेंस, हर चीज का ये टेस्ट है। तो एसआईआर की परिभाषा आप समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य क्या है ये हम लोग अगली स्लाइड में देख लेते हैं। इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं। उद्देश्य क्या है कि टू अपडेट एंड वेरीफाई इलेक्टोरल रोल्स विथ एक्यूरेसी के साथ मतदाता सूची को अपडेट करना। नो एलिजिबल वोटर इज लेफ्ट आउट, जो भी मतदान करने योग्य है वो छूटे नहीं, वो अलग लिस्ट से बाहर नहीं हो, जिसको हम लोग, आप कह सकते हैं उसको हम लोग डिसइनफ्रेंचाइजमेंट कहते हैं, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। जो टर्म यूज किया जाता है, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वोटर्स, मतलब कोई भी जो मतदाता है वो छूटे नहीं। टू रिमूव डुप्लीकेट एंड इनएलिजिबल वोटर्स, जो डुप्लीकेट एंट्री है, बहुत जगह ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति के दो वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, तो उन डुप्लीकेट एंट्रीज को डिलीट करना। इनएलिजिबल वोटर्स हैं जो लोग मतदान करने के अधिकार को खो चुके हैं, या तो वहां पे रहते नहीं है, आवास उनका बदल गया है, जैसे मान लीजिए माइग्रेट करके वो तमिलनाडु चले गए हैं, परमानेंटली दिल्ली में बस गए हैं, दिल्ली में वोट दे रहे हैं, तो वैसे लोगों को वहां से हटा देना होगा। टू एनहांस वोटर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, इसका एक इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा मकसद है कि कैसे वोटर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जाए, कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए। तो ये भी एक तरीका है जिससे वोटर्स में जागरूकता फैले, अवेयरनेस आए, ताकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, ये भी एक इसका एक उद्देश्य है। टू स्ट्रेंथन द क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, इसकी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना। चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो जिससे जनतंत्र का आधार आप कह सकते हैं, चुनाव वोट देना, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसके ऊपर विश्वसनीयता इसकी बनी रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि समय समय पे इसको हम अपडेट करते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो 324 आपको हमारे चैनल के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं, उसमें हमने जिक्र किया है इलेक्शन कमीशन का पूरे डिटेल में। 324 से लेकर 329 आर्टिकल तक का जिक्र है। इलेक्शन कमीशन के पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी उसमें चर्चा की गई है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन नियुक्ति करता है, नियुक्ति का तरीका क्या है, ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में डिस्कस की है। यहाँ पे रेलिवेंस है क्योंकि इलेक्टोरल रोल अपडेट करने का पावर इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। वो आर्टिकल्स हैं 324 एंड 325। 325 जो है इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी देता है टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन एंड इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है, शक्ति देता है, पावर देता है आर्टिकल 324 कि उसका वो चुनाव कराए, कोशिश करे कि फेयर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में ये इलेक्टोरल रोल को भी अपडेट करने की शक्ति 324 से ही डिराइव होती है। 325 आर्टिकल एक्सक्लूसिवली कहता है कि वोटर्स के बीच रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, इसके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। RRCS, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, इस बेसिस पे 4 ग्राउंड दिए गए हैं। इस बेसिस पे आप इलेक्टोरल रोल को में भेदभाव नहीं कर सकते। यानी आप कह सकते हैं कि 325 इज एन एग्जाम्पल ऑफ 325 जो एग्जाम्पल है आपका इक्वालिटी, समानता के अधिकार की बात करता है। इक्वालिटी, समानता, आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे।
इसके अलावा कहता है कि रिलीजन, रिलीजन वहां पर टर्म यूज है, यानी सेक्युलर प्रिंसिपल को भी दर्शाता है। ये सेक्युलर प्रिंसिपल, सेक्युलर प्रिंसिपल पंथ निरपेक्षता, यानी धर्म के आधार पे भी आप भेदभाव नहीं करेंगे जब आप मतदाता सूची बना रहे हैं। तो 325 आपके पास बहुत बेहतरीन उदाहरण है। जब आप इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, उसमें आप 325 आर्टिकल 325 का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सभी मतदाता को 1 पर्सन 1 वोट। हम कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक वोट होगा, यानी हर एक व्यक्ति को इलेक्टोरल रोल बनाने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भेदभाव नहीं करेगी, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, या फिर मेल फीमेल इसके बेसिस पे। प्लीज RRCS 4 ही इसमें आधार हैं जिसके बेसिस पे रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, इसके बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो 324 एंड 325, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन तो अधिकार देता ही है, इसके अलावा पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। ये लीगल राइट देता है इलेक्शन कमीशन को, कानूनी अधिकार देता है। एक तो संवैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के द्वारा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिलता है, जिसके बेसिस पे वो इलेक्टोरल रोल को अपडेट करेगा, किसे रखना है, किसे नहीं रखना है, किसको हम सिर्फ सिटीजन्स को रखना है, गैर नागरिकों को नहीं रखना है। ये सब कानून जो बनाया पार्लियामेंट ने 1950, ये भी इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने में। अब पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन हमने देख लिया, यानी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसके पास अथॉरिटी है कि वो इलेक्टोरल रोल को अपडेट करे, पूरी तरह से वो फ्री है, स्वतंत्र है, तो कहीं से भी वो वायलेशन नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके पास पूरी तरह से अधिकार है ये इस एक्सरसाइज को करने का, और इसमें कोई भी सरकार या एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की बात होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्सरसाइज पहली बार तो हो नहीं रहा है, इसके पहले 2003 में भी बिहार में SIR हुआ था, हालांकि उसको SIR नहीं कहा गया था, उसको इंटेंसिव रिव्यू कहा गया। जो वहां पे आप कह सकते हैं एस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। इंटेंसिव रिव्यू ऑफ 2003 एंड 2025, दोनों में फर्क क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। 2003 में जो अपडेट किया गया था उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है कि पेन पेपर वाला हिसाब किताब था, घर घर घूमा गया और देखा गया कि जो पहले जो इलेक्टोरल रोल बना हुआ है उसमें क्या वो लोग अब भी वहीं रह रहे हैं, उनका रेजिडेंस आवास वहीं है या चेंज हो गया, कुछ नए घर जुटे हैं, कुछ नए व्यक्ति आए हैं तो उनको जोड़ना घटाना। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मांगा जा रहा था कि आप अपने रेजिडेंस को प्रूफ कीजिए, सिर्फ ये डोर टू डोर सर्वे था, पेन पेपर बेसिस पे था और डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया गया। 2003 वाले में कोई भी डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं किया गया कि ये इलेक्टोरल रोल है, इसको हमने डिलीट किया, इसको हमने रिमूव किया, इस लिस्ट का पब्लिकेशन नहीं किया गया। 2025 में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, ये तो आप देखिए कि हाइब्रिड मोड पे चल रहे हैं कि डोर टू डोर सर्वे जरूर किया गया, साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक प्री फिल्ड फॉर्म भी दिया गया जिसमें मतदाता का नाम, उसका पता, हर चीज लिखा हुआ था और उसमें दिया गया था कि आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और इस 11 डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ 11 डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से किसी एक को सबमिट कीजिए जिनका भी नाम 2003 के बाद जोड़ा गया है। 2003 के बाद जिनका भी मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल में नाम आया है उनको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने की जरूरत थी और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया था कि इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करना है। 2003 में कुछ नहीं मांगा गया, 2025 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा गया और इस बार ट्रेडिशनल की जगह पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया, डिजिटल फील्ड का, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स तरीका, ऑनलाइन मेथड का इस्तेमाल किया गया कि ऑनलाइन भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं, जो कि वहां मिसिंग था। 2003 में 8 महीने का टाइमलाइन था, 8 महीने लगे थे इसको अपडेट करने में और यहां जो आप देखिए कि फास्टर पेस पे 3 मंथ्स में ही कर लिया गया। बहुत लार्ज नंबर ऑफ
बूथ लेवल ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया गया। बूथ लेवल ऑफिसर्स सरकारी ऑफिशियल्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन में काम करते हैं। सरकारी ऑफिसर्स या सरकारी आप कर्मी आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, बूथ लेवल ऑफिसर्स। और एक होता है बूथ लेवल एजेंट्स, वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता होते हैं, उनको बीएलए बोलते हैं। और बीएलओ यानी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको इन्वॉल्व किया गया और 3 महीने के टाइम के अंदर इसको अपडेट करने की बात हुई। काफी ज्यादा इस बार नंबर था, लेकिन ऐसा कहा गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से फास्टर तरीके से हो गया, तो कम टाइम में भी हम अपडेट कर सकते हैं। इसको पब्लिकेशन करना पड़ा, भले ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद, कि जितने भी डिलीट किए गए हैं उन सबको पब्लिश किया गया। आप ऑनलाइन जाके अपने रिकॉर्ड को, इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड को डाल के चेक कर सकते थे कि आपका नाम डिलीट किया गया है या नहीं किया गया है, इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है या नहीं है, ये सारा आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे, जो 2003 वाले रिव्यू में ये संभव नहीं था, क्योंकि मैनुअल किया गया था, डेटा ऑनलाइन उस तरह से पब्लिश नहीं किया गया। यहां पे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा नाम है या डिलीट कर दिया गया। तो ये एक दोनों का कंपैरेटिव स्टडी है, एक इंटेंसिव रिव्यू था और दूसरा स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इस अपडेशन में कई सारी कंट्रोवर्सीज आई। अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में वर्बटीम काफी वर्बल डायट्रिब जिसको बोलते हैं, कि काफी आर्गुमेंट्स हुए, कोई काउंटर आर्गुमेंट दिया, इलेक्शन कमीशन पे पार्टीजान होने का आरोप लगा कि वो अपॉलिटिकल होके काम नहीं कर रही है, सरकारी दफ्तर के रूप में काम कर रही है, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के डायरेक्शन में काम कर रही है, रैदर उनको काम करना चाहिए एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आरोप लगाए गए। 65 लाख नेम्स को डिलीट किए गए, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। इसमें से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के ऊपर सवाल उठाया गया कि पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल के साथ ये काम कर रहा है, रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। इस तरह के काफी इल्जाम लगाए गए, एलिगेशंस लगे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इसमें यह भी बात की गई कि कई सारे गैर नागरिक, फॉरेन सिटीजन्स, फॉरेन नेशनल्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। और जो सबसे बड़ा जो इश्यू था कि आपने जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो रखे हैं उसमें से आधार, जो कि सबके पास है लगभग, रेशन कार्ड जो 80% जो पॉपुलेशन है उसको आप जानते होंगे कि रेशन के थ्रू उनको मिलता है हर महीने, राइट टू फूड, उनको अनाज मिलता है, उनके पास रेशन कार्ड है और वो भी आधार लिंक्ड है आज के डेट में। वोटर कार्ड अपने आप में, वोटर कार्ड को भी नहीं माना गया कि वो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जमा किया जा सकता है। तो ये सबसे मेजर कंट्रोवर्सी था कि बिहार में अगर आप देखें तो सबके पास वो जो 11 सूची दी गई थी उसमें बर्थ सर्टिफिकेट देना था, 10th का सर्टिफिकेट देना था, और बर्थ सर्टिफिकेट मतलब बहुत कम संख्या है लोगों की जो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, नगर निगम से इश्यू कराते हैं, उनके पास है ही नहीं। तो उनके पास, कई सारे लोगों के पास आधार ही नहीं था। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे माइग्रेंट लोग हैं जो वहां नहीं रहते हैं, बाहर चले गए हैं, उनके पास, उनको आप कैसे मौका देंगे कि आके अपनी इस लिस्ट से अगर उनका नाम हटता है तो कैसे वो प्रूफ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू था, ऑनलाइन भले कर दिया गया था, लेकिन ये एक इशू था कि बिहार में काफी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको कैसे आप शामिल करेंगे या फिर हटाएंगे, तो कैसे वो अपना आइडेंटिटी प्रूफ जमा करेंगे, फॉर्म वो कैसे फिलअप करेंगे जब वो वहां या यहाँ रहते ही नहीं है। तो ये सब मेजर इश्यूज था और ये कहा जा रहा था कि वोटर का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। इंडिया टुडे में के रिपोर्ट में आया कि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे विनिंग मार्जिन काफी कम था, वहां पे ये जो 50% जो सबसे ज्यादा डिलीशन है उसमें से 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे वोट मार्जिन कम था वो उसमें शामिल हैं। ये भी आरोप लगे कि ये एंटी माइनॉरिटी है, इस्लाम है, मुस्लिम वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जा रहा है, कई सारे राजनीतिक आरोप लगे। वैसे आपको इस परीक्षा में राजनीति से बचना है, राजनीतिक कमेंट, राजनीति जो बातें होती है, राजनीतिक बातों को आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, बहुत ही केयरफुल होकर शब्दों का चयन करना है, ताकि कहीं से भी ये आपके बारे में प्रतीत ना हो कि आप पॉलिटिकली बायस हैं। आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है। राजनीति में सत्ता किसी की भी हो, आपको एज ए ब्यूरोक्रेट न्यूट्रल होकर काम करना है। आपको किसी के पक्ष
या विपक्ष में बातें नहीं करनी है, जो आपको तर्क के साथ चलना है, आर्ग्यूमेंट्स के साथ चलना है, डेटा के साथ चलना है, फैक्ट्स के साथ चलना है और एनालिसिस करना है और फिर कंक्लूजन पे पहुंचना है। ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप अलाइन करके बातों को कहें आंसर में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यही तटस्थता, न्यूट्रलिटी आपसे उम्मीद की जाती है जब आप सेलेक्ट होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही इसके आंसर को आप लिखेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने, आप कहेंगे कि इस तरह का एलिगेशन लगाया गया कि पार्टीजान तरीके से काम कर रहा है। पार्टीजान का मतलब होता है कि किसी पार्टी को फेवर करते हुए काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगाना अपने आप में ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए थी। पहले से ही अगर ज्यादा पारदर्शी तरीके से काम करता है इलेक्शन कमीशन तो इस तरह के इल्जाम नहीं लगते। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, उसके पास इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, उसको किसी भी सरकार के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। एक वाक्य इससे मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि टीएन शेषन एक बार मीटिंग में बोले कि सरकार ने उनको कुछ डायरेक्शन दिया, बोला कि आप इस तरह से काम करो। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई सरकारी दफ्तर नहीं है, ये एक संवैधानिक संस्था है और ये किसी भी सरकार की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो टीएन शेषन अपने आप में बहुत बड़े नाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर किसी का नाम आता है तो टीएन शेषन, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को के पावर्स जो 324 में उसका एक्चुअल इस्तेमाल किया। और बिहार से ही जुड़ा हुआ मामला है कि उन्होंने जब तक वोटर आईडी कार्ड लोगों का बना नहीं, जब तक सीआरपीएफ का बटालियन एडिक्वेट नंबर्स में पहुंचा नहीं, उन्होंने इलेक्शन को टाल दिया। और बूथ कैप्चरिंग जैसे मुद्दों को या फिर वोटर में बोगस वोटिंग को रोकने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास लगाए। और भी बहुत सारे उन्होंने सराहनीय कदम उठाए। जो इलेक्शन कमीशन बिफोर टीएन सेशन और आफ्टर टीएन सेशन एक अपने आप में एक एरा बन जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। वैसे अभी फाइनल अक्टूबर में इसकी हियरिंग है और फाइनल फैसला आना बाकी है, इसलिए अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है उसको इतने ही तक पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन के लीडर्स और कुछ सिविल सोसाइटी जैसे एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया एसआईआर के खिलाफ कि ये आर्बिट्ररी मैनर में हो रहा है, बहुत कम टाइम है, इस टाइम फ्लड का टाइम है, वहां पे माइग्रेंट वर्कर रहते हैं, तो इतने कम टाइम में ये एक्सरसाइज कराना ये ठीक नहीं है, इसमें कई सारे वोटर्स के राइट छिन जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट वो लोग चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई की और उसने कहा कि आधार को आप इंक्लूड कीजिए, वोटर आईडी कार्ड को आप इंक्लूड कीजिए और डिलीटेड जो नेम्स हैं उसको आप पब्लिश कीजिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद लिस्ट को पब्लिश किया गया, आधार को इंक्लूड करने की बात हो गई। और अभी जब तक फाइनल अपडेट नहीं आ जाता है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, तो ये अभी तक ये आपका मैटर अधूरा है। जिस दिन इसका फैसला आ जाएगा आप इसको और अपडेट कर लेंगे, उसमें एडिशन कर लेंगे। अभी आपको जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से डिलीटेड नेम्स को पब्लिश किया गया, आधार को इंक्लूड किया गया, इन 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा एडिशनली आधार को भी जोड़ा गया कि आधार को भी आप एक अभी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज करेंगे। आधार को सिटीजनशिप होने के लिए आधार की वैधता नहीं है कि आधार आपके पास है तो आप नागरिक हैं, ये सुनिश्चित नहीं होता है। उसके लिए आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, आपके नाम पे जमीन होनी चाहिए, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स के नाम से, आपके पेरेंट्स अगर इंडिया के थे, मम्मी या पापा, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी सफिशिएंट हो जाते हैं आप ये प्रूफ करने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं। आधार को उस लिस्ट में नहीं रखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आधार कार्ड को इंक्लूड करने की बात हुई कि वोटर रोल में जो अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो आधार को भी मान्य माना जाए। उसको अगर कोई आधार जमा करता है तो इलेक्टोरल रोल से आप उसको डिलीट नहीं करेंगे। तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस वाली जो बात थी, अपोजिशन ने जो मुद्दा उठाया उसको मान लिया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने चीजों को और बेहतर करने की कोशिश की। अब इससे क्या उम्मीद हम लगाते हैं कि ये जो एक्सरसाइज हुआ है, इतना इंटेंसिव एक्सरसाइज हुआ, इसमें इतना पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुआ, अंत में होना क्या चाहिए? तो अंत में जो एंड रिजल्ट होना चाहिए कि एरर फ्री इलेक्टोरल रोल हो, एक भी
जो गैर नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिले, उनको सूची में शामिल नहीं किया जाए, और किसी भी जो वैलिड वोटर हैं उनका नाम डिलीट नहीं किया जाए। दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि आप वोटर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करें, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। वोटर्स का पार्टिसिपेशन 60% को क्रॉस नहीं करता है, 65% को क्रॉस नहीं करता है। 70-80% वोटर पार्टिसिपेशन हो तो और बेहतर जनतंत्र होगा हमारा। जनतंत्र और बेहतर होगा जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। इलेक्टोरल प्रोसेस जो है, चुनावी प्रक्रिया है, उसमें लोगों का ट्रस्ट हो, भरोसा हो, बेहतर हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो, उसके ऊपर कोई भी शक की गुंजाइश नहीं हो, इस तरह की बातें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे, पारदर्शिता के साथ काम करे। डिलीट किया गया तो क्यों डिलीट किया गया, किस आधार पर डिलीट किया गया, उन लोगों को मौका दिया जाए जिनका डिलीट किया गया कि अपने डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए, उचित समय दिया जाए। माइग्रेंट पॉपुलेशन को आपको ध्यान में रखना होगा, और खास करके महिलाएं। एक इंडिया टुडे के रिपोर्ट में यह भी था कि जो डिलीटेड जो वोटर लिस्ट है 65 लाख, उसमें महिलाएं ज्यादा हैं, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। यानी महिलाओं के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेके थोड़े से क्वेश्चंस हो ही जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी के बाद महिलाएं अपने घर को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के ससुराल चली जाती हैं। उनके आइडेंटिटी कार्ड पे एड्रेस कहीं और का रहता है, बाद में वो चेंज नहीं कराती हैं, तो उनके साथ समस्या तो है, जेन्युइन समस्याएं हैं। तो इसको थोड़ा सा कंसिडरेट होके, ध्यान में रख के करना चाहिए, और महिलाओं को इंश्योर करना चाहिए कि महिला वोटर जो है वो छूटे नहीं। महिलाएं अब बिहार में बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। उनको डिसइनफ्रेंचाइज करने की आवश्यकता नहीं है, उनको और ज्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ताकि और ज्यादा नंबर में आके वोट करें। इसके अलावा जो ये इल्जाम लगाया गया कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस तरह के आरोप ना लगे। इसमें आप फेयर, ट्रांसपेरेंट होकर वोटिंग लिस्ट को अपडेट करें। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जब इलेक्टोरल रोल आएगा तो लोगों की विश्वसनीयता, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता बढ़ेगी, और वोटर जो लिस्ट आएगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि बिहार के बाद पूरे भारतवर्ष में इसको लागू करने की बात हो रही है, तो क्या होना चाहिए। तो इसमें डिलीशन और एडिशन का अगर लिस्ट जो है इमीडिएटली प्रॉम्प्टली इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे पब्लिश कर दे, और जनता के सामने हो, एनालिसिस करने के लिए, फीडबैक देने के लिए लोगों के पास मौका हो कि नए जो डिलीटेड नेम्स हैं या फिर एडेड नेम्स हैं उसको वेरीफाई करने, लोग उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ हमारा नाम है उसमें, डिलीट नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंट तरीके से मीडिया के पास भी ये डेटा होगा, तो मीडिया एनालिसिस करेगी किस जिले से, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट हुआ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज्यादा डिलीट हुआ, क्या मुस्लिम्स नेम्स ज्यादा डिलीट हुए हैं। इस तरह की बातें, पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा। तो फेयर, एक ट्रांसपेरेंट, सामने पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से आपके पास फिगर्स होंगे, डेटा होंगे एनालिसिस करने के लिए। तो कहीं से भी शक की गुंजाइश नहीं होगी। आप प्रॉम्प्टली आप खुद से सुओ मोटो आप डेटा को पब्लिश कर दीजिए। आईडी प्रूफ्स को लेके जो समस्याएं हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है कि कौन सा आईडी प्रूफ लिया जाए। लोगों के पास आधार बनाने के लिए आपके पास सब बायोमेट्रिक लिया गया था, आइरिस स्कैन लिया गया था, वो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो आधार को कोशिश करनी चाहिए कि आधार को इलेक्टोरल प्रोसेस में जोड़ा जाए। आपका इलेक्शन आईडी कार्ड से आजकल उसको लिंक करने की बात हो रही है। जुडिशियल ओवरसाइट हमेशा से जरूरी रहेगा। इसके साथ ही एक सोशल ऑडिट जैसा हम लोग सोच सकते हैं कि उसका ऑडिट हो, इलेक्टोरल जो वोटर जो लिस्ट बना है उसका समय समय पे ऑडिट कराया जाए। गांव में ही अगर आप मुखिया और सरपंच लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे उसका ऑडिट कराएं, वेरीफाई कराएं, रैंडम चेक्स करें, फील्ड इंस्पेक्शंस जो हो रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो। कुछ आप लोग जानते हैं कि बिहार में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कि जहाँ पे BLO जो है किसी रूम में बैठ के ही खुद ही साइन करके और जमा कर रहे हैं फॉर्म्स को, इस तरह की। इसलिए रैंडम चेक्स और फील्ड इंस्पेक्शन जो हो रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। इसमें कहीं से भी कोई लीक नहीं होना चाहिए, कोई भी डेटा रॉन्ग फीडिंग नहीं होनी चाहिए। डिजिटल डैशबोर्ड्स का आप इस्तेमाल करें। जब आजकल जैसे आप क्लिक करते हैं तो इमीडिएटली डैशबोर्ड्स हैं कि वोटर लिस्ट, उस पर आप क्लिक करें और देख लें। ऐप्स के माध्यम से या फिर डायरेक्टली आप साइट पे जाके डैशबोर्ड पे आप चेक कर लें कि कितने वोटर्स हैं, कितने इस बार ऐड हुए हैं, कितने डिलीट हुए हैं, उनका प्रॉपर एक लिस्ट हो, प्रॉपर सूची हो। और इसमें जनता का फीडबैक ब्लॉक लेवल से
गांव के लेवल से एक फीडबैक मैकेनिज्म हो, जिससे रेगुलर संवाद होता रहे कि ये रॉन्ग है, इसको मिस्टेक है, इसको आप रेक्टिफाई कीजिए। तो कंटिन्यूअस इंटरैक्शन, कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है, ताकि आप इस प्रोसेस को और बेहतर या मजबूत बना सकें। तो एसआईआर में मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप आंसर क्वेश्चंस आएगा तो इसमें आप इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी की चर्चा करेंगे, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, 325 का जिक्र करेंगे। 2003 से इसको आप कंपेयर करेंगे, क्यों इसको हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहे हैं, और वो इंटेंसिव रिव्यू था, उसमें कैसे मैनुअल रिकॉर्ड किए गए थे, हाउस होल्ड का सर्वे किया गया था, ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेज मॉडर्न अप्रोच, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, पब्लिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये सब कैसे इसको डिफरेंट बनाता है आज के समय में 2003 से। कंट्रोवर्सीज को आप हाईलाइट कीजिए, क्या कंट्रोवर्सीज थी और इलेक्शन कमीशन ने उसको रिबट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या गाइडलाइंस दिए, जिसकी वजह से जो कंट्रोवर्सीज हैं वो थोड़ी समाप्त हुई और कंट्रोवर्सी को समाप्त करने का प्रयास किया गया। फ्यूचर डायरेक्शंस, जो भविष्य में क्या होना चाहिए, किस तरह से इसके ऊपर कदम बढ़ाना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और फिर तब आप आंसर को लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। और अल्टीमेटली जनतंत्र डेमोक्रेसी की आप बात करेंगे। डेमोक्रेसी में जनता, पीपल का ही सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर जनता के खिलाफ अगर कोई बात होती है, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जगह उनको कम करने की बात हो रही है, तो कहीं से भी वो जनतंत्र को मजबूत नहीं बनाता, खोखला बनाता है। जनता से ही डेमोक्रेसी है, जनता के लिए शासन ही डेमोक्रेसी है। तो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वोटिंग में पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। सभी लोग आए, वोटिंग में पार्टिसिपेट करें। आपके लिए कौन कानून बनाएगा, ये आप उनको चुने, ताकि आप अपने द्वारा बनाए कानून का ही पालन करें। जनतंत्र की यही परिभाषा है कि आप अपने बनाए हुए कानून का ही पालन करते हैं। आप खुद नहीं बना सकते, इसलिए आप, क्योंकि बहुत जनसंख्या है, बहुत बड़ा ज्योग्राफी है, इसमें सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर कानून नहीं बना सकते, इसलिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में वोटिंग के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये मौका हमें 5 साल में एक बार मिलता है, अनलेस एंड अनटिल बीच में कभी डिसॉल्व नहीं हो जाए। 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाए तो दोबारा मौका मिलता है। इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और सभी को वोट करना चाहिए। वोट के लिए, वोटिंग आप करेंगे तभी आप बेहतर जनतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। सभी लोग घर से निकले, वोटिंग करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्टोरल रोल में आपका नाम हो। जब नाम ही नहीं है तो वोट कैसे देंगे? इसलिए यह सुनिश्चित करना कि सबका नाम हो, सभी धर्म, सभी जाति, सभी पुरुष महिला, सबका उसमें जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, नागरिक हैं, उनका नाम उसमें होना चाहिए। जो लोग एलिजिबल नहीं है, गैर नागरिक हैं, उनका नाम उसमें नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इसी के साथ आज एसआईआर की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके नॉलेज में या फिर आपको एग्जाम लिखने में, परीक्षा में आंसर लिखने में ये आज का जो वीडियो है ये आपको मदद करेगा। इसके साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आगे फिर से इस तरह का वीडियो मैं बना के लाऊंगा कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे। इसके साथ जो बाकी जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, इन सबको आप जरूर देखिए, फेडरलिज्म, इन सबको जरूर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को देखिए। इससे आपका पॉलिटी स्ट्रांग होगा। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि पॉलिटी को सिंप्लीफाई करना, आसान शब्दों में आप तक पहुंचाना, ताकि आप सिंपल तरीके से आसान भाषा में चीजों को समझ सकें और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होगी, तभी आप पॉलिटी में अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो पीटी हो या मेंस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।